प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी को आगे बढ़ते हैं। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, शकलदीप बाबू की छुट्टी थी और वे सवेरे ही घूमने निकल गए। वह कुछ देर तक कंपनी गार्डन में घूमते रहे। फिर वहाँ तबीयत ना लगी तो नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ भी मन ना लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। वहाँ बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी उर्मिला ने सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम कर स्टेशन को चल पड़ा। शकलदीप बाबू भी स्टेशन गए नारायण को विदा करने के लिए। उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचे थे। जब तक गाड़ी नहीं आई थी, नारायण प्लेटफॉर्म पर उन मित्रों से बातें करता रहा। शकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर इस तरह देखते रहे जैसे नारायण से उनका कोई परिचय ना हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया तो शकलदीप बाबू वहां से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा खड़े हुए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? शकलदीप बाबू ने संतोष पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा है डिप्टी कलेक्टरी का इम्तहान देने। शाम तक पहुंच जाएगा। ड्योढ़े दर्जे के पास जो डिब्बा है ना, उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई हम लोग बूढ़े ठहरे, लड़के इम्तिहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हास्य से संकुचित हो गई। वहाँ वह थोड़ी देर तक रहे। इसके बाद जाकर घड़ी में समय देखा। कुछ देर तक तार घर के बाहर तार बाबू को खटर पटर करते हुए निहारा और फिर वहाँ से हटकर रेलगाड़ियों के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ओर ही था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहाँ से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदा कर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। नारायण बैठ गया और अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक शकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपने कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से कोई चीज़ लगभग बाहर निकाल ली और वह कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर ना मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा तमतमा सा गया और जल्दबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी दे करके खुल गई तो शकलदीप बाबू चौंक उठे। उन्होंने जेब से वह चीज़ निकालकर मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरियल लड़का अपने साथियों के बीच खेलकूद के दौरान कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थर थर की आवाज़ के साथ प्लेटफॉर्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता कि वह कुछ परेशान है। प्लेटफॉर्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियाँ मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा को देखकर बेतहाशा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक तथा चिंतित मुद्रा में डिब्बे से सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा इसे श्रद्धा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में कुछ बताशे थे जो उन्होंने कल शाम को शिव जी को चढ़ाए थे और जिसे पता नहीं क्यों नारायण को देना भूल गए थे। नारायण के मित्र कौतूहल से मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख रहे थे और जब वह पास आ गए तो एक ने पूछा, बाबूजी क्या बात थी, हमसे कह देते। शकलदीप बाबू यह कहकर कि कोई बात नहीं, कुछ रुपए थे, सोचा मैं ही दे दूं, तेजी से आगे बढ़ गए।
परीक्षा समाप्त होने के बाद नारायण घर वापस आ गया। उसने सचमुच पर्चे बहुत अच्छे किए थे और उसने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि यदि कोई बेईमानी ना हुई तो वह इंटरव्यू में अवश्य बुलाया जाएगा। घर वालों की बात तो दूसरी थी, लेकिन जब मोहल्ले और शहर के लोगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। लोग व्यंग्य में कहने लगे, हर साल तो यही कहते हैं बच्चों, वह कोई दूसरे होते हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं। लेकिन बात नारायण ने झूठ नहीं कही थी, क्योंकि एक दिन उसके पास सूचना आई कि उसको इलाहाबाद में प्रादेशिक लोक सेवा आयोग के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। यह समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल गया। बहुत साल बाद इस शहर से कोई लड़का डिप्टी कलेक्टरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। लोगों में आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सायकाल कचहरी से आने पर शकलदीप बाबू सीधे आंगन में जा खड़े हो गए और जोर से ठठाकर हंस पड़े। फिर कमरे में जाकर कपड़े उतारने लगे। शकलदीप बाबू ने कोट को खूंटी पर टांगते हुए लपक कर आती हुई जमुना से कहा, अब करो ना राज, हमेशा शोर मचाए रहती थी कि यह नहीं है वह नहीं है। यह मामूली बात नहीं है कि बबुआ इंटरव्यू में बुलाए गए हैं, आया ही समझो। जब आ जाए तभी ना, जमुना ने कंजूसी से मुस्कुराते हुए कहा। शकलदीप बाबू थोड़ा हंसते हुए बोल, तुझको अब भी संदेह है? लो, मैं कहता हूँ कि बबुआ जरूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। नहीं आए तो मैं अपनी मूछ मुड़वा दूंगा। और कोई कहे या ना कहे, मैं तो इस बात को पहले से ही जानता हूँ। अरे मैं ही क्यों, सारा शहर यही कहता है। अंबिका बाबू वकील मुझे बधाई देते हुए बोले, इंटरव्यू में बुलाए जाने का मतलब यह है कि अगर इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा हो गया तो चुनाव निश्चित है। मेरी नाक में दम था, जो भी सुनता बधाई देने चला आता। मोहल्ले के लड़के मुझे भी आकर बधाई दे गए हैं। जानकी, कमल और गौरी तो अभी अभी गए हैं। जमुना ने स्वप्नपिल आंखों से अपने पति को देखते हुए सूचना दी। तो तुम्हारी कोई मामूली हस्ती है? अरे तुम डिप्टी कलेक्टर की माँ हो ना जी। इतना कहकर शकलदीप बाबू ठहाका मारकर हंस पड़े। जमुना कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने मुस्की काटकर साड़ी का पल्ला सिर के आगे थोड़ा और खींचकर मुंह टेढ़ा कर लिया। शकलदीप बाबू ने जूते निकालकर चारपाई पर बैठते हुए धीरे से कहा, अरे भाई, हमको तुमको क्या लेना है, एक कोने में पड़कर राम नाम जपा करेंगे। लेकिन मैं तो अभी यह सोच रहा हूँ कि कुछ साल तक और मुख्तारी करूँगा। नहीं, यही ठीक रहेगा। उन्होंने गाल फुलाकर एक दो बार मूछ पर ताव दिए। जमुना ने इसका प्रतिवाद किया, लड़का मानेगा थोड़े, खींच ले जाएगा। हमेशा यह देखकर उसकी छाती फटती रहती है कि बाबूजी इतनी मेहनत करते हैं और वह कुछ भी मदद नहीं करता। कुछ कह रहा था क्या? शकलदीप बाबू ने धीरे से पूछा और पत्नी की ओर ना देखकर दरवाजे के बाहर मुंह बनाकर देखने लगे। जमुना ने आश्वासन दिया, मैं जानती नहीं क्या, उसका चेहरा बताता है। बाप को इतना काम करते देखकर उसको कुछ अच्छा थोड़े लगता है। अंत में उसने नाक सुड़क लिए। नारायण 15 दिन बाद इंटरव्यू देने गया और उसने इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा किया। वह घर वापस आया तो उसके हृदय में अत्यधिक उत्साह था और जब उसने यह बताया कि जहां और लड़कों का 15-20 मिनट तक ही इंटरव्यू हुआ, उसका पूरे 50 मिनट तक इंटरव्यू होता रहा और उसने सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिए। तो अब यह सभी ने मान लिया कि नारायण का लिया जाना निश्चित है। इसके आगे की कहानी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।